सो बीपी में भी इन्हीं तरीके से प्रिवेंशन होगी जैसा देखिए हार्ट में? बीपी जो है ना वो हार्ट से रिलेटेड ही है, बट होता क्या है, बीपी और हार्ट दोनों के लिए जरूरी है कि हम सोडियम लेवल को कम रखें। ओके। सोडियम लेवल हमने बढ़ा दिया है पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ डिकेड्स में। क्या हुआ, पहले हम लोग जो है खाना बनाने के समय में सॉल्ट डाला करते थे, और वेस्ट में क्या होता था, वो खाना बनाने के समय सॉल्ट का प्रयोग नहीं करते थे, वो टेबल सॉल्ट का प्रयोग करते थे। खाना बनने के बाद जो टेबल पे सॉल्ट रखते थे और वो सॉल्ट को डाल लेते थे। राइट। बट हमने क्या किया, हमने वेस्ट को आंख बंद करके कॉपी कर दिया। हमने खाना बनाने के समय भी सॉल्ट डाल लिया और हमने टेबल सॉल्ट भी डाल लिया। सॉल्ट का हमने सोडियम हमने डबल कर दिया। अब इस डबल सोडियम के कारण बीपी जो है वो बहुत तेजी से बहुत सारे लोगों का बढ़ता चला जा। नंबर 1। नंबर 2, बीपी कंट्रोल करने के लिए हमें सोडियम लेवल को कम करना है। जो नमक आप यूज करते हैं, आयोडीन वाला नमक, उसमें सोडियम कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। बॉडी में उतने सोडियम के बगैर भी काम चल जाएगा, तो उसकी जगह पे सेंधा नमक का यूज करना है। सेंधा नमक, जिसे इस व्रत वाला नमक भी कहते हैं, पाकिस्तानी नमक भी कहा जाता है, उसका प्रयोग करेंगे। उसमें सोडियम का लेवल जो है वो कम होता है। ओके। सोडियम लेवल कम होने के कारण वो बीपी को उतनी तेजी से नहीं बढ़ाएगा। ये दो चीजें नमक के लिए कर लो। बीपी की गोली 3 महीने के अंदर अगर साथ में कुछ चीजें फॉलो कर ली तो 80% छूट जाएगी। नमक कम करने से, सोडियम लेवल को कम करने से, अगर ये चीजें 2-3 कर ली, सेंधा नमक से उसे बदल दिया हमने और नमक को हमने यूज कम कर दिया, तो बीपी कितने लाखों लोगों का कंट्रोल हो जाएगा। बीमारी तो कंट्रोल होगी और बीमारी पे जो पैसा खर्च होता है वो भी कंट्रोल होगा, और जो पैसा वो विदेशों में जाता है, विदेशी दवा कंपनियों पे जाता है, वो भी बचेगा। पुनीत जी, आप किडनी पे भी काफ़ी हेल्थ के बारे में बात करते हैं, सो इफ़ यू कैन गाइड अवर ऑडियंस दैट अपनी किडनी की हेल्थ को आयुर्वेद को फॉलो करते हुए किस तरीके से हम सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे उसे एनहेंस कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले किडनी की हेल्थ के लिए एक ऐसी चीज़ ज़रूरी है, हम जो भी खाते हैं, हम जो भी पीते हैं, सब चीज़ों को अडल्टरेट कर सकते हैं। चाहे वो आटा हो, चावल हो, दाल हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, यू नेम एनीथिंग, सब कुछ अडल्ट्रेशन पॉसिबल है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसमें अडल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, और वो किडनी के लिए अमृत है। जी। किडनी के लिए अमृत है। जितने भी लोग आपका ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो इसको डेली बेसिस पे लेना शुरू कर दें। आपकी किडनी तो ठीक रहेगी ही रहेगी, लेकिन आपके शरीर जो है वो डेली बेसिस पे डिटॉक्स भी करेगा। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे अडल्टरेशन भी पॉसिबल नहीं है, वो है नारियल पानी। अच्छा। डेली बेसिस पे अगर एक नारियल पानी का प्रयोग किया जाए तो एक तो वो डायूरेटिक होता है, शरीर की गंदगी को सारी बाहर निकालेगा। दूसरा, वो किडनी के लिए अमृत समान है। जो किडनी जिनकी काम कर रही है, जिनकी किडनी खराब हो गई है, उनको नहीं लेना नारियल पानी। जिनकी किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही है, उनके लिए नारियल पानी बहुत बढ़िया। ये ऐसी चीज़ है जिसे अडल्टरेट नहीं किया जा सकता। World War II में जब खून की कमी हो गई थी, तो इसका कॉम्पोजिशन और खून का कॉम्पोजिशन काफ़ी हद तक सिमिलर है, तो इसको डायरेक्ट भी चढ़ाया गया था। इतनी अच्छी चीज़ है नारियल। तो नारियल पानी का सेवन जो है वो आप डेली बेसिस पे सभी लोग करना शुरू कीजिए। डायूरेटिक है, नेचुरल डायूरेटिक है। और जो किडनी के पेशेंट हैं उनके लिए एक आप ये भी ले सकते हैं कि आप पुनर्नवा, मकॉय और कासनी का 100 ग्राम का पाउडर बना के रखें। ओके। वो पाउडर बना के रखने के बाद 300 ग्राम आपका हो गया। 5 ग्राम आप उसको सुबह लीजिए, 5 ग्राम शाम को लीजिए। उसको बॉयल कर लीजिए पानी के अंदर। 5 ग्राम को पानी में बॉईल कर लीजिए, लगभग 50 से 100 ml पानी में उसे बॉईल करके उसे कम करके 25 ml तक कर दीजिए। 1/4 पानी में को कर दीजिए और उसको आप काढ़ा बना के पी लीजिए छान कर। किडनी का GFR जो है वो बढ़ने लग जाएगा अगर इतना भी कर लेंगे। पुनर्नवा, मकॉय और कासनी का काढ़ा बनाकर लेने से किडनी का GFR इम्प्रूव होगा पेशेंट्स का। घर बैठ के कर सकते हैं ये आयुर्वेद जो है ना, इसमें सब चीजें प्रेजेंट है, लेकिन हम जो है ना वो आयुर्वेद को भूलते चले जा रहे हैं। राइट। वेस्ट में जो है ना उनके पास जो केमिकल वाली दवाएं उनकी मजबूरी की देन है। हमारे पास कोई मजबूरी नहीं है। हमारे पास आयुर्वेद जो है, बहुत सारी जड़ी बूटियां हमारे यहाँ पे उगती हैं। सूर्य का प्रकाश होता है यहाँ पे। टेम्परेचर के 6 ऋतुएं होती हैं, 16 क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं। हर तरह की फसल होती है हमारे यहाँ, जबकि वहाँ पे इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कई जगहों पे तो जर्मनी में, डेनमार्क में, बेल्जियम में टेम्परेचर भी काफ़ी रिड्यूस जाता है। तो उनके पास ऑप्शंस बहुत कम है, खाने पीने के ऑप्शंस ही बहुत कम है। एक और प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा बड़ी है और वो है इनफर्टिलिटी की। आज आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस बात से परेशान हैं कि उनके बच्चे नहीं हो पाते बिकॉज़ कई बार मेल स्पर्म में प्रॉब्लम है और कई बार
फीमेल के एग में प्रॉब्लम है। सो आयुर्वेदा में ये इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, और अगर ऐसे कपल्स हैं जो कंसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आयुर्वेदा क्या सजेशंस देता है? आईवीएफ एक प्रकार की इंडस्ट्री बन चुका है, इंडस्ट्री बन गया है, मतलब इतने सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि इतनी बड़े पैमाने पर यहाँ पे लोग आईवीएफ करा रहे हैं, हर जगह पे कर। आईवीएफ में जो होता है उसमें भी फेलियर के रेट्स बहुत ज्यादा रहते हैं। नंबर जी। 1, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो होता है आपको आईवीएफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉलो कर लेंगे। पंचकर्म चिकित्सा में, वस्ती चिकित्सा में जो होता है, कई बहुत सी बार जो लोग कंसीव नहीं कर रहे होते लंबे समय तक, उनका पंचकर्मा यानी कि बॉडी का शोधन करके, शोधन इज द डिटॉक्सिफिकेशन करके पंचकर्मा के द्वारा काफी बार देखा गया है कि जो कंसीव करने में जिनको प्रॉब्लम आ रही है उन्होंने आराम से कंसीव। साथ साथ जो मेल जो स्पर्म क्वालिटी और स्पर्म काउंट के इश्यूज रहते हैं वो भी इनहेंस किया जा सकता है। आयुर्वेद में इस प्रकार की औषधियां हैं कि उनको भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि अगर कुछ आप अश्वगंधा का प्रयोग जो है वो नाड़ियों के लिए भी बहुत सर्वश्रेष्ठ बताया गया। निरापद रूप से सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। शिलाजीत का प्रयोग कर सकते हैं जिनको भी स्पर्म काउंट को इंक्रीज करना है। शिलाजीत बहुत अच्छी औषधि है, अश्वगंधा भी औषधि बहुत अच्छी है। इसके अलावा बहुत सारी अन्य औषधि है। वाजीकरण का पूरा प्रकरण बताया गया आयुर्वेद, लेकिन वो पेशेंट के अनुसार हम दे सकते हैं। उसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट डॉक्टर करना को पड़ेगा। कंसल्ट करके ही बताया जा सकता है कि उसको बीपी तो नहीं है, उसको शुगर तो नहीं है, लेकिन ये दो चीजें जनरली 99% लोग आराम से ले सकते हैं। अश्वगंधा और शिलाजीत, दो चीजें हम ले सकते हैं। इन दोनों चीजों में स्पर्म काउंट भी इंक्रीज होगा, क्वालिटी भी इनहेंस होगी, प्लस खाने पीने का, उठने का, सोने का टाइम आपको ठीक कर, राइट। सर्केडियम रिदम आपको ठीक करनी है। रात को जिस समय सोना है उसी समय सोना है। ये चीजें तो खुद ही आपको सेल्फ डिसिप्लिन में लानी पड़ेंगी। मैं किसी वो ऑनलाइन डिलीवरी वाले से मिला तो वो कहता है हम सिर्फ फूड रात को ही डिलीवर करते हैं, दिन में ऑर्डर्स ही नहीं होते हैं। जबकि ये पूरा आयुर्वेद के विपरीत है। आयुर्वेद में क्लियर कट बताया गया है कि आपको सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना क्योंकि वो पचेगा नहीं, और सूर्योदय से पहले कुछ नहीं खाना। ये 5000 साल पहले बताया गया था। इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट जो आज पढ़ रहे हैं ये आयुर्वेद में महर्षि वाग्भट ने 5000 साल पहले बताया था कि आपको खाने पीने का समय क्या रखना है। और यहाँ पे हम जो है ऑनलाइन चीज़ें जो है वो रात को ही मंगाए जाने। तो जितने भी लोग ये ऑनलाइन रात को ऑर्डर करते हैं मैं उन सभी को बोलना चाहूँगा ये आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, नहीं तो आप बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। सूर्यास्त के बाद जो भी खाना खा रहा है वो हमारे पेट में जाके आम बनेगा, हमारे आंतों में जाके चिपकेगा। LDL, VLDL, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की जितने भी यूरिक एसिड, ये सब चीज़ें वो बढ़ाने का काम करता है। और आम जो है वो 100 से अधिक बीमारियों का कारण है। तो जितने भी लोग रात को खाना, स्पेशली बाहर का, मतलब खाने और सोने में 3-4 घंटे का गैप होना चाहिए। अराउंड 4 आवर्स का गैप इज द आइडियल गैप। खाना खाते हैं और सो जाते हैं बहुत से लोग। यस, बहुत लोगों के साथ यही होता है। क्योंकि वो क्या करते हैं, उल्टा होता है। सुबह थोड़ा सा खाते हैं क्योंकि सुबह काम करना, लोगों की क्या माइंडसेट होता है। उसके बाद दोपहर को थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं, फिर रात को आराम से अब काम से टेंशन फ्री हो गए, अब पूरा भर के खाएंगे। जबकि इसके ऑपोजिट करना चाहिए। सुबह खाना चाहिए राजा की तरह, दोपहर को खाना चाहिए आदमी की तरह, और रात को खाना चाहिए भिखारी की तरह। और 3 बार खाना खाने का अगर पैटर्न अगर है तो वो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 बार खाना है हमें। जो 1 बार खाना खाए वो योगी, जो 2 बार खाना खाए वो भोगी, और जो 3 बार खाना खाए वो रोगी। तो ये बहुत जरूरी। 3 बार खाना भी नहीं है। 3 बार खाने की हमारे शरीर को जरूरत नहीं है। हम मशीन को आराम ही नहीं देते। हमारे खाने को 4 से 24 घंटे लगते हैं पचने में। जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेशन में 4 से 24 घंटे का समय लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द फूड दैट वी आर ईटिंग। यस, किसी को 4 घंटे, किसी को 24 घंटे। अब नॉन वेज, मीट, रेड मीट जो आपने बताया, वो सब चीजें जो 24 घंटे में पहुंच, तो हमारे GIT, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इन सबको तो आराम मिला ही नहीं ना। वो तो लगातार काम कर ही रहे। राइट। तो वो बीमारियों का कारण तो बनेगा ही बनेगा। आंतों में खाना तो जाके चिपकेगा ही चिपकेगा। वो जब चिपकेगा तो वो बीमारियां भी होंगी उससे। तो सूर्यास्त के बाद आयुर्वेद में खाना निषेध बताया गया। आई थिंक ये अगर फॉलो कर लेंगे तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो आएंगी नहीं। आने के बाद चिकित्सा होगी अलग, लेकिन पहला जरूरी क्या है कि बीमारी ना पड़वा। ये सारी चीजें वही है जो आपको बीमारी नहीं पड़ने देंगी। जो एक वो है कि ये सब चीजें हमारे दिल्ली में हर तरह की रोड है, हुमायूं रोड, अकबर रोड, ये सफदरजंग रोड, सब तरह की रोड्स हैं यहाँ पे। लेकिन चरक रोड, सुश्रुत रोड, वाग्भट रोड नहीं है।
इस तरह की कोई रोड नहीं है। ये चीज़ें अगर स्कूल में पढ़ाई जाए, जो हमारे इन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, इतने बड़े बड़े महर्षि जो हुए हैं आयुर्वेद के, खाने क्या है, खाने का समय क्या है, पीने का समय क्या है, तो कितना बड़ा बर्डन जो है वो सरकारी पैसे का भी बचेगा और लोग भी स्वस्थ रहेंगे, जीडी पे भी बोझ नहीं पड़ेगा, हेल्थ के भी बजट जो है उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। सो ट्रू। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो खाना खा रहे हैं ना, वो खाना हमारे शरीर में पचे। हमने 100 ग्राम खाया और 100 ग्राम पचाया, बहुत अच्छी स्थिति है। हमने 200 ग्राम खाया और 100 ग्राम बचाया तो खराब स्थिति है। तो यहाँ पे आपने गट का जिक्र छेड़ा है, तो गट हेल्थ के लिए आजकल गट पे बहुत माइक्रोबायोम पे भी बहुत स्टडीज़ आ गई हैं, जहाँ पे आपके माइक्रोबायोम को स्टडी किया जाता है। तो अगर गट हेल्थ में आयुर्वेदा में क्या है, और अपने गट में जो गुड बैक्टीरियाज हैं, उन बैक्टीरियाज की हेल्थ के लिए भी आयुर्वेद में क्या प्रयोजन है? गट हेल्थ बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। आयुर्वेद में तो सारी बीमारियों का कारण जो पेट से बताया गया, पेट हमारा ठीक है तो काफ़ी बीमारियां हमें होंगी ही नहीं। तो ट्रू। तो गट हेल्थ के लिए गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारे शरीर में, बैड बैक्टीरिया होते हैं। हम जब एंटीबायोटिक खाते हैं ना, तो वो बैड बैक्टीरिया के साथ तो गुड बैक्टीरिया भी मार देती है हमारे इंटेस्टाइन। तो ये भी एक बहुत गंभीर परिस्थिति हो जाती है। प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी और जो सभी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन यूज़ करने का तरीका अगर उसको समझ लेंगे तो गट हेल्थ बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहेगी। वो है दही। दही का प्रयोग हम सब करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं। उससे बढ़िया हमारे गट के गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन दही के साथ में कुछ प्रिकॉशंस लेनी जरूरी है। दही में जब हम नमक डाल देते हैं तो वो जो दही के बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया को वो ख़त्म कर देते हैं। तो सिर्फ वो टेस्ट के लिए रह जाती है, उसमें बैक्टीरिया मर जाते हैं जब हम नमक डालते हैं, क्योंकि नमक केमिकली प्रोसेस्ड है। दही के गुड बैक्टीरिया उससे ख़त्म हो जाते हैं। इसी प्रकार से चीनी अगर दही में डालती तो चीनी इज़ अगेन केमिकली प्रोसेस्ड, तो वो चीनी जो होती है वो दही के बैक्टीरिया को मार देती है। तो जो गुड बैक्टीरिया का बेनिफिट होना था पेट में जाके। अच्छा, कई लोग ठंडा करके खाते हैं, वो भी नॉर्मल टेम्परेचर पे लेना चाहिए या फ्रिज में रखा हुआ उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? देखो, दही जो है वो हमें नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ले सकते हैं, फ्रिज का भी ले सकते हैं, लेकिन गर्म करके नहीं लेनी चाहिए। ओके। गर्म करके जब दही लेते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए जहर बन जाती है, विष बन जाती है। ओके, क्योंकि बैक्टीरिया तो खत्म हो गया, बैक्टीरिया भी खत्म हो गया। दूसरा, वो दही जो होती है, दही का अपने आप में ना उसका एक तासीर होती है जो गर्म होती है, उसे हमने और गर्म करती है। अब उस कारण क्या होता है, वो विष बन जाता है। वो संस्कार विरुद्ध बताया गया है आयुर्वेद में। इसको गर्म दही को गर्म करना इज लाइक संस्कार, उसका जो है उसके विरुद्ध हमने काम कर दिया। और ये हम एक सब्जी बना के भी लेते हैं, जो हम डेली बेसिस पे स्पेशली नॉर्थ इंडिया में बहुत लेते हैं, जिसको कहते हैं कड़ी पकौड़ा। वो कड़ी में डालते हैं, दही को गर्म करके उसमें पकौड़ा डाल देते हैं। तो वो दही जो है वो गर्म की हुई वो हमारे शरीर के लिए जहर बन जाती है। दही बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन प्रिकॉशंस दही के साथ काफ़ी सारी हमें लेनी पड़ती हैं। ओके। इसके साथ साथ दही का सेवन जो वो रात के समय में नहीं करना चाहिए। कफ वर्धक होता है, कफ बढ़ाता है। दिन में और दोपहर को कर सकते हैं। हाँ, रात में बड़ा मना किया जाता है कि दही रात को मत लो, वरना आपका कफ बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, दही रात को कफ बढ़ाता है। और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें, हम जो मार्केट की दही आती है वो हमारे को उतना फ़ायदा नहीं करती, क्योंकि वो पैस्चराइज होती है। जो हम अगर घर में दही बनाए तो वो बहुत ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल अच्छा, है। आजकल तो सब बाहर से ही मंगा के, बाहर से के जो आते हैं डब्बे, वही मंगाते हैं। वैसे रह जाए, उतना फायदा नहीं करेगी। उसका नहीं है फायदा? नहीं फायदा, बिल्कुल। घर की जो दही है वही फायदा करेगी। घर में भी और ज्यादा बेनिफिट चाहिए तो मिट्टी के बर्तन में अगर दही जमाते हैं तो सबसे ज्यादा बेनिफिट रहेगा। कैसे, उसमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा होती है अगर मिट्टी में हमने किया तो? मिट्टी के बर्तन में लगभग हम 18 से 19 पोषक तत्व होते हैं। आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब मिट्टी के में होता है। वो मिट्टी के तत्व बर्तन में जब हम दही जमाएंगे तो वो सारे तत्व दही में आते हैं। जितने भी हम कैल्शियम की गोलियां खा रहे हैं, आयरन की गोलियां खा रहे हैं, ये सब चीज़ें छूट जाएंगी अगर हम मिट्टी का बर्तन, अर्दन पॉट्स का यूज़ दोबारा से शुरू कर देंगे, जो पहले ज़माने में किया भी करते थे। हांडी दाल हुआ करती थी, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता था। लेकिन हमने क्या करा, हमने इन सब चीज़ों को छोड़कर हमने आजकल एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर ले आए, वो एयर फ्रायर आ गए, माइक्रोवेव आ गए। आयुर्वेद के अनुसार हमें वो खाना नहीं खाना चाहिए जिस पे सूर्य का प्रकाश ना पड़ा हो और हवा का स्पर्श ना पड़ा हो, वायु का स्पर्श ना पड़ा हो। तो जितने भी माइक्रोवेव हैं, जितने भी एयर फ्रायर हैं, ये सब चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह, जहर हैं।
तो जैसे और माइक्रोवेव में कैंसर का सबसे बड़ा कारण है माइक्रोवेव का ओवर यूज करना, एयर फ्रायर का यूज करना। इसकी जो रेज होती है ये खाने में कैंसर के तत्व को बढ़ाती है और कैंसर का कारण बनती है हमारे शरीर में जाकर। माइक्रोवेव तो ऐसी चीज है कि किसी को दान में भी नहीं देना। खाना फ्रिज में रखा हुआ है और उस खाने को गर्म किया और गर्म खाने को माइक्रोवेव में करके खा लिया, शरीर में कुछ फायदा नहीं करेगा, कैंसर सेल्स को बढ़ावा देगा। ये माइक्रोवेव की रेज इतनी खतरनाक है, हम चारों तरफ इसी में डूबे हुए हैं। हम कहते हैं कि हम बनाएंगे, गर्म करेंगे, टाइम लगेगा तो लगा लो, क्योंकि नहीं तो बीमारी में बाद में टाइम लगाना पड़ेगा, जो माइक्रोवेव के जरिए हम टाइम बचा रहे हैं। इसको आज ही आप अपने घर से निकाल के फेंक दीजिए, किसी को दान में भी नहीं देना, इतनी खतरनाक चीज है ये। ओह, दैट्स न्यू इन्फॉर्मेशन। जी जी जी, इसकी रेज जो होती हैं दोज आर वेरी डेंजरस रेज, और खाने में वो इस तरीके के परिवर्तन कर देती हैं जिससे हमारे शरीर में जाके भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिसमें कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी। और एक और मैं चाहूँगा कि डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा मुद्दा आजकल रहता है, हम डायबिटीज़ की कैपिटल बनते जा रहे हैं। उस पर अगर आप कुछ टिप्स लोगों को दे सकें कि कैसे डायबिटीज़ में आयुर्वेदा मदद कर सकता है, प्रिवेंशन में स्पेशली। देखिए, डायबिटीज़ जो है ना वो एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जाती है, जिसकी कॉम्प्लिकेशन उस बीमारी से ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। जी। पहले मेडिसिन चली, फिर इंसुलिन चला, फिर जो है उसके कॉम्प्लिकेशन आ गए, ब्रेन पे, हार्ट पे, किडनी पे, लिवर पे डैमेज आने शुरू हो जाते हैं। तो डायबिटीज़ की प्रिवेंशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रुकावट, जो सबसे बड़ी रुकावट डायबिटीज़ को ठीक करने में, वो है चीनी। चीनी को बिल्कुल हमें बंद करना है। नंबर 1, चीनी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे शरीर को बहुत ज़रूरी हो चाहिए हो। हमारे शरीर को 18 से 20 पोषक तत्व चाहिए होते हैं, तो चीनी में ऐसा एक भी तत्व नहीं है। चीनी में क्या विटामिन है, A, B, C, D हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं, कुछ इस तरह का विटामिन है नहीं है। चीनी में क्या फॉस्फोरस है, चीनी में क्या पोटेशियम है, चीनी में क्या प्रोटीन है, चीनी में ऐसा क्या है जो हमारे शरीर को चाहिए? कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम चीनी जो है वो रोज़ हर जगह पे ले रहे हैं। चीनी में हम पूरे डूब चुके हैं, हम हर चीज़ में चीनी ले रहे हैं। टेस्ट के लिए चाय में चीनी है, हाँ, टेस्ट के लिए है। यस। कोल्ड ड्रिंक में चीनी है, टेस्ट के लिए है। फिजी ड्रिंक में चीनी है, टेस्ट के लिए है। मिठाइयों में चीनी है, टेस्ट के लिए है। कुछ प्रांतों में तो खाने पीने में, दालों में भी चीनी यूज़ होती है, टेस्ट के लिए होती है। लेकिन चीनी जो है वो जहर के समान है। अब आप कहोगे चीनी में मीठापन है, टेस्ट के लिए, वो टेस्ट और मीठापन भी हमारे किसी काम का नहीं है। यस। क्योंकि जो चीनी का जो मीठापन है वो है, शुगर का जो मीठापन है वो सुक्रोस। हमारे शरीर को जो मीठापन चाहिए वो होता है फ्रक्टोस। फ्रक्टोस जो मीठापन है वो कहाँ पे अवेलेबल होता है? वो होता है फ्रूट्स में। आम में फ्रक्टोस होता है। जितने भी फल हैं जो भगवान के बनाई हुई चीज़ है, उन सभी में फ्रक्टोस की अवेलेबिलिटी रहती है। लेकिन हम जो है वो सुक्रोस ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो चीनी को हमें बंद करना है। चीनी जो है वो कोकेन के बाद सेकेंड मोस्ट एडिक्टिव चीज़ है। हमारे को आदत पड़ जाती है, उसकी पूरे शरीर को नुकसान देती है, बहुत अल्ट्रा प्रोसेस्ड होती है। सल्फर का प्रयोग होता है चीनी को साफ करने में। चीनी की मिल से आप कभी बाहर निकलो तो आपके नाक आपको बंद करके निकलना पड़ेगा, इतनी गंदी स्मेल होती है वहाँ पे। नंबर 1। दूसरा, अगर हमें शुगर ठीक करनी है तो हमारे को अपना साथ में अपना रूटीन चेंज करना है। हमारे को 45 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूर करनी है। जी, ज़रूरी है एक्सरसाइज करना। सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो चुका है बहुत सारे लोगों का। आपने कभी देखा होगा ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि ये कभी किसी रिक्शा पुलर को या कोई ब्लू कॉलर वाले को डायबिटीज़ हो गई। ये डायबिटीज़ जो है ये जनरली वाइट कॉलर लोगों को ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि उनकी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कम होती है। राइट। एक्सरसाइज को हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बढ़ाना है। उससे भी शुगर जो है वो प्रिवेंटेड रहेगी, नहीं आएगी शुगर। सो ट्रू। इस तरह की अगर छोटी छोटी चीज़ें भी फॉलो कर ले तो हमें बहुत सा इंप्रूवमेंट। बहुत सी बार पेशेंट को पता ही नहीं चलता उसको शुगर हो गई है। तो उन सभी के लिए मैं बता दूं, जिन लोगों को अगर पति पत्नी आपस में बना के ना रख पाए तो समझ लीजिए शुगर हो गई है, डायबिटीज़ हो गई है या होने वाली है। बारी बारी अगर किसी का गला सूख रहा है तो शुगर हो गई है या होने वाली है। टेस्ट करा लीजिए। 3 टेस्ट होते हैं उसके। HbA1c 3 महीने की एवरेज शुगर का टेस्ट होता है, वो आप करा सकते हैं। उसके साथ साथ फास्टिंग शुगर का टेस्ट होता है और PP शुगर का टेस्ट होता है, पोस्ट पैरेंडियल एंड फास्टिंग। ये 3 शुगर के टेस्ट आप करा लीजिए। केवल फास्टिंग और PP के बेसिस पे शुगर यानी कि डायबिटीज़ की जजमेंट नहीं करनी है। डायबिटीज़ के लिए HbA1c टेस्ट बहुत ज़रूरी है, उसको आप कराइए। और अगर अर्ली स्टेजेस है तो रिवर्सल बहुत
पॉसिबल है, बहुत अच्छे से पॉसिबल, लाइफस्टाइल चेंजेस करके ही पॉसिबल है। नहीं तो आप अपने नियर बाय किसी आयुर्वेद चिकित्सक से मिलिए जो भी आपके आसपास है, और वहाँ पे आयुर्वेदिक औषधियाँ शुरू कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नज़र आएंगे।